देखिएगा, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वाइगोस्की के अनुसार जो विकास और अधिगम है उनके बारे में वाइगोस्की क्या सोचते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, जिसमें कुछ हद तक नेचुरल भी चीजें होती है, मैचुरेशन भी शामिल है, ग्रोथ भी शामिल है, और दूसरी चीज है लर्निंग, जो एफर्ट और प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से होती है। तो वाइगोस्की क्या सोचते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है या डेवलपमेंट से लर्निंग आता है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। हाँ राइट, एक बार अरीफा आप जाइए वहां पे, बहुत मुश्किल है अब आपके डिटेल्स का चेंज हो पाना, बट एक बार फिर भी जाइए, क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है जो आपने खुद की है। आप मेरे आइडल हो, आपको सुनकर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ। कुमार सोनू, अच्छा मुझे लगा सानू है, पर मेरी वाइफ अंकिता का नंबर कम आ रहे हैं, प्लीज़ मैम उससे मोटिवेट कर दीजिए। अंकिता जो नोट्स दिए हैं उनको बार बार पढ़ लो इस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम है। जो मैराथन सेशन होने वाले हैं उनको अटेंड कर लो, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो साथ साथ करते जाओ। थोड़ा बहुत मोटिवेशन डीमोटिवेशन डर जो है वो स्वाभाविक है, उसको अभी के लिए साइड रख दो। अभी तो बस एक्शन पे फोकस करो, बाद में देखना, बाद में डरना पेपर देके, क्योंकि अब वैसे भी आप डर के क्या ही होने वाले हो। देखिएगा, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अब तो ये सोच लो कि बस जितना कर सकता हूं कर लेता हूं, अब तो देखेंगे बाद में। डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में कितने लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं? 52% लोग। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एलडी से याद रखिएगा, वाइगोस्की कहते हैं, वीएलडी लिख लीजिए, वाइगोस्की कहते हैं पहले लर्निंग आती है, बच्चा सीखता है, उससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये एज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर आपको एनवायरमेंट या सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहां आप अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं और वो खाना बनाती हैं मान लीजिए, या पिताजी हैं, तो उनको देख देख के आपने खाना बनाना सीख लिया, अपनी भी एज से पहले भी ऐसा कई बार हो सकता है। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, और लर्निंग प्रोसीड करती है, पहले आती है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, जबकि पियाजे इसका उल्टा कहेंगे कि डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, कि जब तक बच्चा एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी उस स्टेज को लेकर के। लेकिन वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते, ये कह रहे हैं पहले लर्निंग आएगी, एफर्ट तो करिए, फिर डेवलपमेंट भी हो जाएगा उससे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टैटिक तो है ही नहीं, नॉन लीनियर है। ये पियाजे के बारे में डी ऑप्शन जो है वो कहते हैं डेवलपमेंट पहले आएगा, और वाइगोस्की कहते हैं डेवलपमेंट बाद में आएगा, पहले लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 5 समझते हैं, कोहलबर्ग की बात हो रही है। स्टेज 5 मॉरलिटी का स्टेज 5 वाला जो लेवल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसको हम कह देते हैं, वहां पर कौन सी एक बात के द्वारा निर्धारित होगी मॉरलिटी? फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट की बात ना 6th स्टेज में जनरली होती है। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। यानी अब आप यहां ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी के भी रूल्स हैं, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उन रूल्स को बदला जा सकता है। ये बात 5th स्टेज पे ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 50% लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ऐसा भी नहीं है। ये तो 3rd स्टेज हो गई। बात रही मॉरल रूल्स को फॉर्मुलेट करने की जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही वो एथिक्स को ऐसे मॉरल रूल्स बनाएगा जो एथिक्स से परे हों। वो ये देखना चाहता है इस टाइम पे सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करेगा कि कुछ रूल्स बदले भी जा सकते हैं यदि वो समाज के भले में नहीं है तो। ठीक है ना। अगर हम बात करें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी एज ग्रुप। इससे आसान क्वेश्चन आज के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं कई लोगों को। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। S फॉर बोले तो सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है 7 से 11। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी जवाब सही दे रहे हैं, 77% लोग ही सही दे रहे हैं। मतलब आज स्पीड ज्यादा है तो आप लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, समय ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है सीइंग अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा देखा बच्चे ने, एक 3 साल का बच्चा है जिसने घोड़े को देखा। अ 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, यानी 3 साल के बच्चे ने कहा एक घोड़े को देख के अरे कितना बड़ा कुत्ता है ना, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, और उसने कहा सच अ बिग डॉग। एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का उदाहरण है ये जीन पियाजे के अनुसार? एसिमिलेशन है, मेक बिलीव प्ले है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या डेफर्ड इमिटेशन है। एक तो हमें ध्यान रखना है
किस चीज का, कि 3 साल का बच्चा है, तो फिर हम क्या करें, स्टेज तो पूछी नहीं है। मेक बिलीव प्ले ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेक बिलीव प्ले में होता है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, वो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है जब। ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी भी बात नहीं हो रही। डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चे ने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा, जन्म से 2 वर्ष में ही होता है ये भी, और किस दिन वो भी मेकअप पोत करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एसिमिलेशन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आत्मसातीकरण का उदाहरण है, कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था, जो उसने एसिमुलेट किया हुआ था, उसी को उसने देख के बोल दिया कि भाई हॉर्स नहीं है, डॉग है। लेकिन अगर इसको ठीक करना हो, किसी ने बताया होता कि बेटा ये हॉर्स होता है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ता, नया स्कीमा बनाता या फिर मॉडिफाई करता स्कीमा को। तो ये एसिमुलेशन है, क्योंकि यहां ये बात नहीं हुई है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। जो उसके दिमाग में पहले से एसिमुलेटेड है, मान लीजिए मेरे दिमाग में बॉटल को थ्रॉटल कहते हैं अगर, तो मैंने बॉटल को थ्रॉटल बोल दिया, तो मेरे दिमाग में तो यही एसिमुलेटेड है कि भाई ये तो थ्रॉटल ही होता है। तो अगर हम बात करें, या पेन को मैंने कार बोल दिया, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, मैंने एसिमुलेट किया हुआ है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेकार निकला। छोड़िए, मैं बहुत ही वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, मतलब एग्जांपल्स नहीं, शब्दों का प्रयोग। कहाँ सो रही हो तुम आज, तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी टेंशन में आ गई हो। देखिएगा, तो एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, जो बच्चे के दिमाग में एडिट था वही उसने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। घबराना नहीं है आपने, पेपर की डेट बेशक आ गई है, लेट आज हम बेशक चल रहे हैं, बट डोंट वरी। As per Lev Vygotsky's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? Scaffolding समझते हैं, टेम्परेरी हेल्प, है ना। टेम्परेरी हेल्प मतलब अस्थायी मदद, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दे दीजिए, तो वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। ठीक है या नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26,777 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया है। कहां है बाकी के 16,700 लोग हैं? टैक्स लगता है क्या? देखिए, सी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। समझते हैं, प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सारी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर देना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो भी रिजिड तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको स्कैफोल्डिंग नहीं कहते। पनिश करना, पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते नहीं है, कल ही समझा था हमने। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात सही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हिंट्स दे दिए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया, आधा सॉल्व कर दिया, जहां पे बच्चा अटके जिस स्टेप पे उसको समझा दिया, क्यूज दे दिए, है ना। आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चा जहां अटक रहा हो उसको वहां मदद दे देना, स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प या पाड़ या ढांचा कहलाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। नॉन इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है कि आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, बच्चा अटका पड़ा है किसी स्टेप पे, आप कर रहे हैं अपने आप करो, वो नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे पाए इसको? 80%। कितने? 99 है। कमाल कर दिए हैं। बाद में दिया होगा मेरे बताने के बाद, तुमने देखा होगा ये लोग चीटिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, जैसे ही बता दो फिर ये वही कर देते हैं। लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की का क्या विचार है भाषा और विचार को लेकर? समझ रहे हैं, वाइगोत्स्की का विचार भाषा और विचार को लेकर के, यानी वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट की जो लड़ाई है वो वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच है, हालांकि इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट विचारों की बात है। तो अगर हम बात करें जो विचारों की लड़ाई है कि भाई पहले लैंग्वेज आता है कि पहले थॉट आता है, ये पूछा है, तो आपको पता है वाइगोत्स्की नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आएगा, यानी थॉट जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले आएगा। तो थॉट लैंग्वेज से पहले टीएल किसके अकॉर्डिंग होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग। तो टीपीएल या पीएलटी जो आपका मन करे याद रख लीजिएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ये नहीं कहते कि पहले लैंग्वेज आती है, उल्टा नहीं कहते हैं वाइगोत्स्की। लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आप सही समझ रहे हैं 71% लोग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज नहीं, डेवलपमेंट तो लर्निंग से आ रहा है ना इनके यहाँ, ठीक है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है, पैरेलल चलते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा क्या है? एक टूल है, संज्ञानात्मक विकास के लिए एक यंत्र का काम करेगी। यानी हम लैंग्वेज से, अभी आप लैंग्वेज के माध्यम से तो सीख पा रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास, यदि आपकी समझ बेहतर हो रही है किसी की बात को सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, संस्कृति में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके, तो क्या हुआ? जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज ने टूल की तरह काम किया आपकी समझ को बेहतर करने में। तो बच्चे की समझ बेहतर हो रही है किस टूल के द्वारा? लैंग्वेज के द्वारा, जो वो स्कूल में जाकर के किताबें पढ़ के, टीचर से सुन के, आसपास हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे संज्ञान बेहतर होता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। बेसिकली वाइगोत्स्की कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 टूल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। वाइगोत्स्की की थियरी मेनली किस चीज पे फोकस करती है, यानी मुख्यतः किस चीज की व्याख्या वाइगोत्स्की का सिद्धांत करता है? फटाफट से बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी को तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। इकोलॉजिकल मतलब कोई पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं। द इंपैक्ट, इकोलॉजिकल थियरी किसकी है? ब्रॉनफेन ब्रनर की है। उन्होंने 5 मॉडल्स बताए, MME,
MC याद कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, क्रोनो और इसी तरह के और दो हैं। तो ये मैंने थियरी बताई हुई है बट पेपर में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल जो है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग आती है आपकी, वो ब्रॉनफेन ने दी है, सोशलाइजेशन की थियरी है। द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, ये फालतू बात है कि अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, अभिप्रेरणा की बात कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं वाइगॉस्की और पियाजे। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण। आपको पता ही है वाइगॉस्की क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों पे बेस्ड है इनकी थियरी, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स जो हमारे सांस्कृतिक टूल्स हैं, जो संस्कृति में कहानियां चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती हैं एज पर वाइगॉस्की। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में ओबेइंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी आप नियम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना लग जाए। जैसे आज मेरा चालान हो गया और वो तो छोड़ दीजिए, खैर वो येलो लाइट थी उस पर रोक दिया उन्होंने यार दिन में, मुझे आदत नहीं है, दिन में मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ और उस चक्कर में कॉल बीच में आ रहा था, मुझे पहुंचना था जल्दी में। हंस रही हो तुम बैठ के, हैं हंस रही हो? तो खैर वो प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया हमने, लेकिन चलान तो हो ही गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, तो अगर हम बात करें पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करना, फटाफट से बताइए। तो रेड लाइट जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलान होगा इसलिए दिक्कत है। अगर कोई ऐसा मानता है, हंस रही हो तुम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रेड लाइट जंप कर लेनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए आप पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट जंप कर लूं अगर रात हो तो, बट दिन में जो है चालान कटेगा, तो ये क्या हुआ कि आप नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, आप पनिशमेंट से बचने के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति जो रात को भी रेड लाइट पे रुके और कोई ना खड़ा हो आसपास तब भी रुके, तो वो व्यक्ति तो बढ़िया एकदम, वो तो उसकी मॉरलिटी का लेवल ऊपर चला गया, वो तो 4th लेवल पे पहुंच गया लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई नियमों का पालन ही करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर रेड लाइट जंप करेगा फिर दूसरा भी करेगा, फिर सब ऐसे ही करेंगे एंड ऑल, है ना। तो ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया आप हैं बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिसको पनिशमेंट से डर लगता है, चलान से डर लगता है, इसलिए आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इन बातों में क्या ही रखा है, मुझे वो वही से याद आ गए, छोड़ो खैर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, वो तभी येलो हुई होगी, मेरा ध्यान नहीं गया, वो चलते चलते येलो हो गई होगी, अब क्या ही करें। देखिएगा, अगर हम बात करें I-10 में वैसे भी जाने देते थे, अब नहीं जाने देते हैं, कहते नहीं नहीं बाकी सारी बातें ठीक है, चाय पी के जाओ लेकिन पैसे दे दो। तो एग्जाम सुनते ही सब भूल गई। बहुत बढ़िया, सही है, नहीं एग्जाम पे फोकस करो यार। और गुरमीत क्या कह रही है, मैम बैच में जो पेड मॉक टेस्ट है उनमें 105 110 आ रहे हैं, क्या पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे? उससे ज्यादा ही आएंगे, एक बार लड्डू क्वेश्चन बोल दो, मेरा 6 साल का बेटा देख रहा है आपको। बहुत बढ़िया गुरमीत। नहीं, जितने आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे ओरिजिनल पेपर में ज्यादा ही आने की संभावना रहती है हमेशा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं और इजी लगते हैं आपको, क्योंकि इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और क्वेश्चन अभी लड्डू आएगा तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल लड्डू नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स, एक बच्चे को 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ों के क्या दिखाए गए? फोटोज दिखाए गए, या 3D मॉडल। 3D मॉडल तो समझ रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन दिख पा रही हैं। और पूछा गया अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, यानी बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर और एक और व्यक्ति है बी जो इधर खड़ा हुआ है। अब इस बच्चे से पूछा है, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो। बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम्हें तो यहां से ये वाला एंगल दिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा? उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, यानी उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा होगा, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। और समझ नहीं पा रहा बच्चा, बता ही नहीं पा रहा कौन सी, क्या है ये ईगो सेंट्रिज्म है, क्या है ये अहम केंद्रिता है, इसमें आप फंस गए। 47% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पा रहे हैं, और गुरमीत कह रही थी इसको लड्डू क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ लोग रो रहे हैं आंसुओं से। और वो फ्री मॉक टेस्ट मिलता है जिन लोगों ने बैचेस लिए हुए हैं, बैच में टेस्ट सीरीज फ्री दी हुई है। बैच में बेसिकली जो सीटेट के भी बैचेस हैं, केवीएस में भी टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री होती है, नोट्स भी फ्री होते हैं, क्लासेस सारे सब्जेक्ट की फ्री होती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा था बड़ा महंगा बैच है वो 2000 वाला केवीएस में, और सीटेट में तो और सस्ता था आई थिंक, तो वो वैसे नहीं है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है फिर आपको नोट्स अलग से बेचे जाएंगे या टेस्ट सीरीज अलग से। देखिएगा, ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रियता,
अलग से अभी हम अवेलेबल कराते नहीं है, शायद जब कराएंगे तो बता देंगे। आत्म केंद्रियता कह लीजिए आप इसको, या अहम केंद्रियता कह लीजिए, बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है। देखो एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि वो सजीव चीज को निर्जीव समझ रहा है या निर्जीव को सजीव समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना क्या कहलाता है बताओ? ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को देख पाता है, आए वाला कॉन्सेप्ट उसका सेल्फ सेंटर्ड है वो, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो ये होता है कि वस्तु स्थायी है कि नहीं है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो भैया बाद में जाकर के कहीं आएगी, ठीक है नहीं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? द चाइल्ड इज इलस्ट्रेटिव ऑफ, ये नहीं पूछा कि किसकी कमी है। कमी होती तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम कह सकते थे एक बार को, लेकिन पूछा है कि सही तरीके से नहीं कर पाता, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में तो आप बता देंगे इमेजिन करके, हाइपोथेसिस करके, कल्पना करके। यहां तो कल्पना है ही नहीं, परिकल्पना कहां से करेगा बच्चा? समझ पा रहे हैं ना बात को? एडिटेक क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फंसना नहीं है इसको। डी ऑप्शन में जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, फिर आप अपने घर जा सकते हैं। I mean, अपने ही घर होंगे आप, हम ऐसा मान रहे हैं। एंड में तैयारी कैसे करें 10 दिन, इस पे कल वीडियो बना दूंगी। मैंने आपको कहा था 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आएगा, 8 दिन पहले, और मैं अगले 7 दिन की क्या तैयारी होनी चाहिए उस पर चर्चा कल कर दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। बी ऑप्शन कह रहे हैं 73% लोग। जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है या नहीं होती है? बिल्कुल भिन्न होती है। लेकिन कैसे भिन्न होती है? नॉट डिफरेंट, ऐसा नहीं है मतलब बच्चा भी सेम सोच रहा है और आप भी सेम सोच रहे हैं, वाह वाह क्या बात क्या बात। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न है, या क्वांटिटेटिवली? तो क्वांटिटेटिवली तो सेम होती है, अमाउंट सेम है, बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, वो खाने के बारे में सोच रहा होगा, आप अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे होंगे, प्रकार अलग हो जाएगा। काइंड इज डिफरेंट, क्वालिटी अलग है थॉट की, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं कई बार, या डिफरेंट तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार। तो काइंड में अंतर होता है, क्वांटिटी में नहीं, मात्रा में नहीं, अमाउंट में नहीं। प्रकार या क्वालिटी अलग होती है थॉट की। एक 2 साल का बच्चा और एक 16 साल का या 26 साल के व्यक्ति की थॉट तो बच्चे को भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, विचार तो दोनों के दिमाग में है, बस प्रकार अलग है विचारों का, ठीक है ना, क्वाइट सिमिलर नहीं होते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।